सुमित्रानंदन पंत हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे। इस युग को जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला और राम कुमार वर्मा जैसे कवियों का युग कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत का जन्म अल्मोड़ा जिले अब बागेश्वर में है, तब उत्तर प्रदेश वर्तमान उत्तराखंड में के कौसानी में 20 मई 1900 को हुआ था। इनके जन्म के कुछ घंटों पश्चात ही इनकी मां का देहांत हो गया, अतः इनका पालन पोषण इनकी दादी ने किया। सुमित्रानंदन पंत के पिता का नाम गंगादत्त पंत था। यह गंगादत्त पंत की 8वीं संतान थे। सुमित्रानंदन पंत का जन्म स्थान कौसानी इतनी खूबसूरत जगह है कि यहाँ प्रकृति से प्रेम होना स्वाभाविक था, इसलिए इनकी रचनाओं में भी झरना, बर्फ, पुष्प, लता, भ्रमर गुंजन, उषा किरण, शीतल पवन, तारों की चुनरी ओढ़े गगन से उतरती संध्या, ये सब सहज रूप से इनके काव्य का उपादान बने। इनकी इन्हीं सब काव्यगत विशेषताओं के कारण इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। निसर्ग के उत्पादनों का प्रतीक व बिंब के रूप में उसका प्रयोग इनके काव्य की मुख्य विशेषता रही। इनका व्यक्तित्व भी आकर्षण का केंद्र बिंदु था। गौर वर्ण, सुंदर सौम्य मुखाकृति, लंबे घुंघराले बाल, सुगठित शारीरिक सौष्ठव इनको सबसे अलग बनाता था। सुमित्रानंदन पंत का वास्तविक नाम गुसाई दत्त रखा गया था, लेकिन इनको अपना नाम पसंद नहीं था, इसलिए इन्होंने बाद में अपना नाम बदलकर सुमित्रानंदन पंत रख लिया। सुमित्रानंदन पंत 1910 में शिक्षा प्राप्त करने गवर्नमेंट हाई स्कूल अल्मोड़ा गए। यहीं उन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रानंदन पंत रख लिया। 1918 का समय था जब सुमित्रानंदन पंत अपने मंझले भाई के साथ काशी गए और क्वींस कॉलेज में पढ़ने लगे। वहां से हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण कर मेयर कॉलेज में पढ़ने के लिए इलाहाबाद चले गए। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के भारतीयों से अंग्रेज विद्यालयों, महाविद्यालयों, न्यायालयों एवं अन्य सरकारी कार्यालयों का बहिष्कार करने के आह्वान पर इन्होंने महाविद्यालय छोड़ दिया और घर पर ही हिंदी, संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा साहित्य का अध्ययन करने लगे। इलाहाबाद में ही इनकी काव्य चेतना का विकास हुआ। आर्थिक संकट और मार्क्सवाद से परिचय। कुछ वर्षों के बाद सुमित्रानंदन पंत को घोर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। कर्ज से जूझते हुए पिताजी का निधन हो गया। कर्ज चुकाने के लिए जमीन और घर भी बेचना पड़ा। इन्हीं परिस्थितियों में वह मार्क्सवाद की ओर उन्मुख हुए। सुमित्रानंदन पंत जी 1931 में कुंवर सुरेश सिंह के साथ काला कांकर प्रतापगढ़ चले गए और अनेक वर्षों तक वहीं रहे। 1938 में इन्होंने प्रगतिशील मासिक पत्रिका रूपाब का संपादन किया। श्री अरविंद आश्रम की यात्रा से इनमें आध्यात्मिक से चेतना का विकास हुआ और इन्होंने आजीवन अविवाहित रहने का निश्चय किया। सुमित्रानंदन पंत का प्रकृति से असीम लगाव था और बचपन से ही ये प्रकृति के ऊपर सुंदर रचनाएं लिखा करते थे। 7 वर्ष की उम्र में जब ये 4वीं कक्षा में ही पढ़ रहे थे, उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था। 1918 के आसपास तक ये हिंदी के नवीन धारा के प्रवर्तक कवि के रूप में पहचाने जाने लगे थे। इस दौर की इनकी कविताएं बीना में संकलित है। 1926 में इनका प्रसिद्ध काव्य संकलन पल्लव प्रकाशित हुआ। कुछ समय पश्चात ये अपने भाई देवी दत्त के साथ अल्मोड़ा आ गए। इसी दौरान ये मार्क्स व फ्रायड की विचारधारा से प्रभाव में आए।
1938 में इन्होंने रूपाव का नामक प्रगतिशील मासिक पत्र निकाला। शमशेर, रघुपति सहाय आदि के साथ यह प्रगतिशील लेखक संघ से भी जुड़े रहे। ये 1950 से 1957 तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे और मुख्य निर्माता के पद पर कार्य किया। इनकी विचारधारा योगी अरविंद से प्रभावित भी हुई, जो बाद की उनकी रचनाओं स्वर्ण किरण और स्वर्ण धूलि में देखी जा सकती है। बीना तथा पल्लव में संकलित उनके छोटे गीत विराट व्यापक सौंदर्य तथा पवित्रता से साक्षात्कार कराते हैं। युगांत की यह रचनाओं के लेखन तक ये प्रगतिशील विचारधारा से जुड़े प्रतीत होते हैं। युगांत से ग्राम्य तक इनकी काव्य यात्रा प्रगति के निश्चित व प्रखर स्वरों की उद्घोषणा करती है। इनकी साहित्यिक यात्रा के 3 प्रमुख पड़ाव हैं। प्रथम में ये छायावादी लगते हैं, दूसरे में समाजवादी आदर्शों से प्रेरित प्रगतिवादी तथा तीसरे में अरविंद दर्शन से प्रभावित अध्यात्मवादी। 1907 से 1918 के काल को स्वयं उन्होंने अपने कवि जीवन का प्रथम चरण माना है। उनकी इस काल की कविताएं बीना में संकलित हैं। सन 1922 में उच्छ्वास और 1926 में पल्लव का प्रकाशन हुआ। आनंद को कौन कौन से पुरस्कार मिला? पुरस्कार और सम्मान: चिदम्बरा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ, लोकायतन के लिए सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार और हिंदी साहित्य की इस अनवरत सेवा के लिए उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। सुमित्रा नंदन पंत के नाम पर कौसानी में उनके पुराने घर को, जिसमें वह बचपन में रहा करते थे, सुमित्रा नंदन पंत विथिका के नाम से एक संग्रहालय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इसमें उनके व्यक्तिगत प्रयोग की वस्तुओं जैसे कपड़ों, कविताओं की मूल पांडुलिपियों, छाया चित्रों और पत्रों और पुरस्कारों को प्रदर्शित किया गया है। इसमें एक पुस्तकालय भी है जिसमें उनकी व्यक्तिगत तथा उनसे संबंधित पुस्तकों का संग्रह है। इनका विचार क्या था? विचारधारा: उनका संपूर्ण साहित्य सत्य शिव सुंदरम के आदर्शों से प्रभावित होते हुए भी समय के साथ निरंतर बदलता रहा है। जहाँ प्रारंभिक कविताओं में प्रकृति और सौंदर्य के रमणीय चित्र मिलते हैं, वहीं दूसरे चरण की कविताओं में छायावाद की सूक्ष्म कल्पनाओं व कोमल भावनाओं के, अंतिम चरण की कविताओं में प्रगतिवाद और विचारशीलता के उनकी सबसे बाद की कविताएं अरविंद दर्शन और मानव कल्याण की भावनाओं से ओतप्रोत है। सुमित्रा नंदन पंत परंपरावादी आलोचकों और प्रगतिवादी तथा प्रयोगवादी आलोचकों के सामने कभी नहीं झुके। उन्होंने अपनी कविताओं में पूर्व मान्यताओं को नकारा नहीं। उन्होंने अपने ऊपर लगने वाले आरोपों को नम्र अवज्ञा कविता के माध्यम से खारिज किया। वह कहते थे, गा को किला संदेश सनातन, मानव का परिचय मानवपन। उत्तराखंड में कुमायूं की पहाड़ियों पर बसे कौसानी गांव में जहां उनका बचपन बीता था, वहां का उनका घर आज सुमित्रा नंदन पंत साहित्यिक वीथिका नामक संग्रहालय बन चुका है। इसमें उनके कपड़े, चश्मा, कलम आदि व्यक्तिगत वस्तुएं सुरक्षित रखी गई है। संग्रहालय में उनको मिले ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रशस्ति पत्र, हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा मिला साहित्य वास्तुचित प्रशस्ति पत्र भी मौजूद है। साथ ही उनकी रचनाएं लोकायतन, आस्था आदि कविता की संज्ञा पांडुलिपियां भी सुरक्षित लगे। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। और ऐसे ही स्टोरी, नॉलेजेबल स्टोरी सुनने के लिए, देखने के लिए जुड़े रहें हमसे।